लगा है दर पे मेला देखो लीला उसकी न्यारी है दर्शन पाने जाते सभी हैं जाते नर और नारी है साईं मेरी जिंदगी तुम्हारी है गुलाम, साईं मेरी जिंदगी तुम्हारी है गुलाम, आती जाती सांसें कहे ओम साईं राम। वारू तेरे कदमों पे नेमत तमाम, मेरे रोम रोम पे लिखा है तेरा नाम। अंगना पधारो महारानी, अंगना पधारो महारानी, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, कालों की काल महाकाली। ये सब गाने आपने सुने होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इन सब गानों में एक समानता है। वो ये है कि ये सब गाने एक ही जगह रिकॉर्ड किए गए हैं। जबलपुर की म्यूज़िक इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों गाने रिकॉर्ड होते होंगे, लेकिन उसमें से एक या दो फेमस होते हैं। अंगना पधारो महारानी, कौन नहीं जानता इस गाने के बारे में। आपने मुझे कई बार हमारे शुद्ध लोकल के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते, न्यूज़ पढ़ते सुना होगा, लेकिन अभी हम जिस वक्त खड़े हुए हैं वो है वही स्टूडियो जहाँ पर ये सारे फेमस गानों की रिकॉर्डिंग की गई है। अभी हम इस वक्त जहाँ खड़े हुए हैं वो है जबलपुर का एक फेमस ST स्टूडियो, जिनके संचालक हैं सचिन उपाध्याय जी। तो नमस्कार, शुद्ध लोकल बिजनेस से हमारे सहयोगी प्रथम के साथ मैं शैली। आपको आज हम उन्हीं से मुलाकात करवाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे इन सब गानों की रिकॉर्डिंग हुई, कैसे ये गाने इतने फेमस हुए। भगवा रंग, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, ये ऐसे गाने हैं कि जिनके बिना सारे त्यौहार अधूरे हैं। और ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जो इन गानों के बारे में नहीं जानता है, जो इन गानों को नहीं गाता होगा। तो चलिए हम आपकी मुलाकात सचिन उपाध्याय जी से करवाते हैं, आगे की बात उन्हीं से करते हैं। तो अब हम इस वक्त हैं जहां इन सब गानों का, इन सारे फेमस भजनों का म्यूज़िक अरेंजमेंट किया गया है या संगीत संयोजन किया गया है। तो हम इस समय सर के स्टूडियो में हैं और सर भी आज हमारे साथ उनके स्टूडियो में हैं, सचिन उपाध्याय। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो जब भगवा रंग की बात हुई है, इतना फेमस गाना है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, कई तरह के कलाकार स्टूडियो आते रहते हैं और हम लोगों ने शायद कई गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पब्लिक की वेवलेंथ से मिल जाते हैं और वो हिट कहलाते हैं। तो इसी तरह ये भी गाना आया, रिकॉर्ड किया हमने यहाँ पे और पब्लिक को बहुत पसंद आया, उसको बहुत अधिक सफलता मिली। और इसी तरह और भी कई गीत किए हैं मैंने कुछ गीतों में म्यूज़िक अरेंजमेंट भी किया है जो काफ़ी फेमस हुए हैं, जैसे अंगना पधारो हो गया, भारत का बच्चा बच्चा, ये मेरा खुद का संगीत है इसमें। और भारत का बच्चा बच्चा आपको बताने में मुझे इतनी खुशी हो रही कि ये ऐसा गाना है जो इंटरनेशनली हिट हुआ। राम मंदिर के इनाग्रेशन के आसपास ये इतना ज़बरदस्त चला कि मैंने अमेरिका में भी सुना है इसको, जो वहाँ पे हिंदू भाषी रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उन्होंने इसको खूब जुलूस निकाले और बजाया है। और युगांडा का वीडियो एक आया था, यूरोप का वीडियो आया था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रभु राम की वजह से मुझे ये सफलता प्राप्त हुई और मेरी एक पहचान बनी इंटरनेशनली। बिल्कुल सर, हमने देखा कि ये गाना रील्स में भी ट्रेंडिंग कर रहा था। तो सर और कौन कौन से ऐसे फेमस भजन हैं जो इस स्टूडियो से निकले हैं, यहाँ बने हैं, म्यूज़िक जिनका यहाँ पर म्यूज़िक है? जी, मेरे ख्याल से मेरी भगवान ने किस्मत बहुत अच्छी बनाई है और जितने भी शीर्ष कलाकार हैं वो मेरे स्टूडियो में आए हैं और इसके लिए मैं उन कलाकारों को भी धन्यवाद देता हूँ और ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूँ। और एक जैसे ताली बजा लेना हो गया, आपने और सुना होगा माई सबसे बड़ी है तू, वो भी यहीं रिकॉर्ड हुआ है। उसमें एजाज खान का म्यूज़िक है, बबलू अन्ना ने संगीत दिया है उसमें साथ में। तो मेरे ख्याल से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे ख्याल से मेरे स्टूडियो में सब कलाकारों की हाजिरी हो चुकी है और
सबसे बड़ी बात है कि मैं भगवान के भजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात और क्या आ सकती है। तो सर जैसे आपने अभी एजाज जी का नाम लिया, बबलू अन्ना का नाम लिया, ये भी हमारे शहर के ही कलाकार हैं? बिल्कुल, बबलू अन्ना तो शहर के बहुत नामी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। आपने छूम छूम छनाना सुना होगा, बेटिया बुराई, वो उसी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उन्होंने साथ में मिलकर मतलब बहुत काम किए हैं। बहुत अच्छी हमारी वो रही, जिसको क्या कहेंगे अपन, साथ रहा काम का। एजाज खान बरघाट से आते हैं, सिवनी के पास है, वहाँ से आते हैं। तो ऐसे आजू बाजू के लोग भी आते हैं और शहर के लोग तो कह रहे हैं ही जी। तो सर आपके स्टूडियो में कई जॉनर के गाने रिकॉर्ड होते हैं, हर तरह के गाने रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भजन ही फेमस क्यों होते हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जबलपुर में कहा जाए तो एक ज़माने में बीच में 45 से ज़्यादा स्टूडियो थे और इन स्टूडियो का कारण था भजन, डिवोशन सॉन्ग्स। जबलपुर मिडिल इंडिया का सबसे बड़ा हब है डिवोशन सॉन्ग्स के लिए। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले राकेश तिवारी के एल्बम से। आपने शायद बचपन में सुने होंगे, अभी भी बजते हैं वो। मैंने तो मुंबई में भी सुना है, दिल्ली में भी सुना है उनके, करे भगत हो आरती हो माँ, ऐसा कहना। कौन नहीं जानता है, जो भी देवी भक्त होगा इस गाने को सुनता होगा या वो जानता होगा। तो इंडस्ट्री जबलपुर में जो संगीत इंडस्ट्री, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई इस गाने के साथ हुई है। उसके बाद कई गाने आए, फिर बंडा बाबा गाना आया, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते तो नो डाउट किसी भी क्षेत्र के विकास का इन सभी कलाकारों, संगीतज्ञों, रिकॉर्डिस्टों सबका योगदान होता है, किसी एक का नहीं है। तो ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज भी स्टूडियो हैं, पर स्टूडियो पहले से कम है, लेकिन जो भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं सभी जन और बहुत अच्छे अच्छे भजन बन रहे हैं यहाँ पे। तो सर चूँकि आपने म्यूज़िक, जबलपुर की म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की, तो कितनी बड़ी है जबलपुर की म्यूज़िक इंडस्ट्री? और जैसे अगर बात करें तो अगर हम इस लेवल पे देखें कि ये एक कंपटीशन भी होता होगा आपके लिए, तो देखिए कंपटीशन होना तो अच्छी बात है जी। और मैं चाहता हूँ कि हेल्दी कंपटीशन हो सबके बीच में। और हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, हम, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह किसी की नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। और चलता वही है जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, जो अच्छी भावना लेके चलेगा उसके स्टूडियो में ना तो काम की कमी होगी, ना कलाकार की कमी होगी, ना भजनों की कमी होगी, ना हिट सॉन्ग्स की कमी होगी, है ना। तो बस मेरी भावना है कि सभी अच्छा काम करें, सभी हेल्दी कंपटीशन रखें और यही मेरा आगे भी सोचना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सर से बात करते करते। सर अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि पर्सनली आपसे कुछ सवाल है मेरे कि सचिन उपाध्याय जी कौन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, तो इन सब के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मेरे माँ बाप हैं वो संगीत से थे, संगीत के मर्मज्ञ थे और काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल भी किया, जगह भी बनाई और मम्मी पापा का मिलना भी एक संगीत की वजह से ही हुआ, है ना। तो जिसको कहा जाए ये मेरी किस्मत है कि मेरे डीएनए में पहले से म्यूज़िक मौजूद था, तो मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, मेहनत जो करनी पड़ी मुझे रिकॉर्डिंग फील्ड में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस फील्ड में काफ़ी मैंने काम किया है और पहले तो आज की डेट में तो यूट्यूब देखिए आपके मतलब फिंगर टिप्स में मौजूद है। ज़रा सी कोई आपके दिमाग में क्वेरी आती है, आप तुरंत कीबोर्ड में उंगलियां चटकाते हैं और सारी जानकारी सामने है। पर हम लोग उस समय की देन है जिस समय इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी यूट्यूब की, कहीं से जानकारी मिल जाए, हासिल कर लें हम लोग, तो वो समय बड़ा कठिन था। कुछ अपने फंडे होते थे, सभी स्टूडियो वाले के अपने एक फंडे होते थे। किसी के पास एक थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा होता था, किसी के पास दूसरी तरह का नॉलेज होता था, किसी को सब ऐसा मिला जुला काम चलता था। पर आज की डेट में जो नए लड़के आ रहे हैं खासकर, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और उसकी कुछ खामियां भी हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने जो हासिल किया है बहुत कठिनाइयों से हासिल किया है। और जिसको कहा जाए कि वो समय ऐसा था, या मैं कहूँ कि मैंने अपने माँ बाप से जो सीखा है वो सबसे बड़ी सीख थी कम संसाधनों में ज़्यादा काम करना। तो ये मेरा एक तरह से सबसे पावरफुल टूल है कि कम संसाधन में पूरा काम करना या ज़्यादा काम करना। तो ये मुझे घर से जो संस्कार मिले, जो मुझे जिसको कहा जाए कि हमारी परंपरा रही, इसको मैंने फॉलो किया है और मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। भगवान की दया से सफलता जो भी है उसमें माँ बाप का श्रेय पहले है और फिर बाद में गुरु जो भी हैं सब।
तो सर लगभग ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री, आप कितने सालों से इस वर्क में, कब से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, संगीत में मैं तो बचपन से हूँ। जी। जब मैंने होश संभाला, या होश संभाला भी नहीं कहूँगा, उसके पहले शायद चलना सीखा होगा, तो तभी मैं कविताएं अपनी लिख लेता था जो टूटी फूटी अजीब सी होती थी, लेकिन पूरे घर के लोग सुन सुन के हंसते थे। तो फिर मैंने एक दिन तबला बजाना शुरू किया, पिताजी ने ला के दिया, तो मुझे उन्होंने देखा कि बड़ा इंटरेस्ट है। फिर एक बार मैं भातखंडी संगीत महाविद्यालय पहुंच गया, वहाँ देखा मैंने सारे बच्चे बजा रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो घर में आके माँ को बताया, तो माँ शायद इस बात का इंतज़ार कर रही थी। तुरंत नेक्स्ट डे हमारा एडमिशन हो गया संगीत तबला क्लास में। देन उसके बाद तो फिर चल पड़े जिसको कहते हैं। पर मेन जो मेरी गाड़ी थी आगे बढ़ी वो बर्वे मैडम थी, महाराज संगीत महाविद्यालय की संचालिका जो थी, और महाराष्ट्र स्कूल में पढ़ाती भी थी वो। उन्होंने मुझे बहुत प्रोवोक किया, और कहा जाए कि एक लड़कपन था उस समय, है ना, किसी चीज़ को सीरियसली नहीं ले पाते थे। 8वीं 9वीं क्लास में थे, नहीं मालूम था कि संगीत में मेहनत करो या किसी चीज़ में फोकस करने से सफलता मिलती है। पतंग उड़ा रहे हैं तो स्कूल के सामने ही, संगीत विद्यालय के सामने ही घर था, तो वो देखती थी, और चूँकि मम्मी भी संगीत विद्यालय जाती थी तो उनसे कहती थी तुम्हारा लड़का पतंग उड़ाता, उसको बुलाओ। तो उनने मुझे वहाँ पे एक तरह से कहा कि जबरन बिठाया। तो वो जबरन बिठाने का नतीजा ये था कि फिर मेरा लगा हुआ संगीत से, फिर मैं सीरियस लेने लगा, फिर मेरी गाड़ी आगे बढ़ी। तो तबले से, फिर तबले के बाद ये हुआ कि मैंने ये देखा कि केवल तबला बजाने से जीविकोपार्जन थोड़ा कठिन है ना। सर हिलाने वाले, वाह वाह करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता। ये बहुत गलत सोच है, लेकिन जब जो अनुभव करता है लाइफ में, वो उसको कभी भी सही नहीं कहेगा। तो इस सोच की वजह से फिर मैंने अपना काम शिफ्ट किया। फिर मेरी लाइफ में लाइफ पार्टनर जो थी, उसने मुझे प्रोवोक किया। वासना का बहुत बड़ा वो साथ था कि उसने मुझे कहा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम इस लाइन में क्यों नहीं वर्क करते। तो मैं काम करता था रिकॉर्डिंग का घर में, या फिर साउंड ऑपरेटिंग करने जाता था, पर मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया था कभी। तो सेकंड जो मेरी थी वाइफ, जिसको कहा जाए, उसने मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक, या जिसको कहा जाए रिकॉर्डिंग फील्ड में, साउंड फील्ड में आया। तो फिर मैंने अपना खुद का काम ऐसे शुरू किया, और फिर करते करते आज यहाँ पे हूँ। तो भगवान की दया से सफलता मिली और आपके साथ बैठे हम। जैसा कि आपने बताया कि आप शुरू से, बचपन से ही संगीत में रहे हैं, संगीत डीएनए में है, माता पिता, आपकी पार्टनर, सभी। तो जैसे अगर हम हमारे व्यूअर्स के लिए बात करें या यूथ के लिए बात करें, कोई अगर इस फील्ड में प्रोफेशन बनाना, प्रोफेशनली जाना चाहता है, तो क्या उसको संगीत की पढ़ाई करनी होगी, या किस तरह अपना इस फील्ड में करियर बना सकता है? देखिए, संगीत तो मस्ट है इस चीज़ के लिए। आप किसी भी वर्क को अगर प्रोफेशनली करते हैं, अगर आप ट्रक भी चलाओगे तो ट्रक के इंजन का, या टायर का, या उसकी गियर्स का, और सारी चीज़ों का फंक्शन तो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप रास्ते में जा रहे हो, जंगलों में जा रहे हो, पहाड़ों में चढ़ रहे हो, कोई दिक्कत आती है तो प्राइमरी अगर आपको ज्ञान होगा, है ना, या एडवांस ज्ञान हो तो और बेटर, तो आप उसको वहीं पे बिना मैकेनिक के सही करके चला सकते हो। तो इस तरह रिकॉर्डिंग फील्ड में भी म्यूज़िक का नॉलेज होना ज़रूरी समझता हूँ मैं। कि अगर आप किसी सिंगर को गवा रहे हो, ठीक है ना, जनरली तो सिंगर को गवाने वाले का प्रोफेशनली देखा जाए तो वोकल इंस्ट्रक्टर अलग से होते हैं, बट जबलपुर में तो ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तो यहाँ रिकॉर्डिस्ट को ही सब कमान संभालनी पड़ती है। और देखा जाए तो जिस तरह का अब समय है, सिंगल मतलब वन मैन आर्मी जिसको कहें, कि वो सब चल रहा है, कंप्यूटर है आजकल। तो इतने मतलब कहा जाए कि टैलेंटेड यूथ आ रहे हैं कि गा भी रहे हैं, प्ले भी कर रहे हैं, कीबोर्ड भी प्ले कर रहे हैं, बांसुरी भी बजा रहे हैं, गिटार भी बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, जैज ड्रम बजा रहे हैं अकेले, और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं म्यूज़िक को अपने। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि बिना म्यूज़िक के ज्ञान के आप इस काम को कर पाओगे। और मेरे का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं होगा वो इस काम में आएगा ही नहीं, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो म्यूज़िक का इंटरेस्ट आएगा वो इस फील्ड में आएगा, तो वो ज़रूरी मैं समझता हूँ वैसे देखा जाए तो। और अब
आज की डेट में तो बहुत आसान है सीखना यार ये, क्योंकि यूट्यूब में देखो हर तरह की जानकारी मौजूद है मेरे ख्याल से। तो जैसे टेक्नोलॉजी की बात हुई है तो आजकल इतने सारे ऐप्स आ गए हैं मिक्सिंग के, मास्टरिंग के, और इंस्ट्रूमेंट्स भी आजकल ऐप से ही प्ले कर सकते हैं। और जैसे कई लोग हैं जो फ़ोन से ही गाने बना रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, तो और फेमस भी हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं संगीत की तरफ से अगर मैं बोलूँ, अगर थोड़ा सा भी मुझे नॉलेज है संगीत का, तो शायद वो सुर में ना हो या उस लेवल के नहीं है जो एक प्रोफेशनल सिंगर गाता है, लेकिन फेमस हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर बहुत सारे ऐसे कोविड के समय जैसे बहुत फेमस हो गए। तो ऐसा कैसे कि एकदम से लोग फेमस हो जाते हैं बिना कोई मेहनत किए? देखिए, हर चीज़ में अच्छाइयाँ मौजूद है, तो उसमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी मौजूद होती हैं। तो टेक्नोलॉजी का ये साइड इफ़ेक्ट है, इसको मैं मानता हूँ कि जब टेक्नोलॉजी हाई होती है तो नेचुरली जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिके, है ना। तो वो अपने गैजेट्स में ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं कि साधारण गाना गाने वाला भी उसके मदद से बहुत हाई लेवल का गाना गाते हुए दिखे। तो इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। तो ये जिसको कहा जाए कि बिजनेस हो रहा है एक तरह से, है ना, क्योंकि अच्छा गाने वाले लोग कम होते हैं, है ना। तो अगर अच्छा गाने वाले कम होंगे तो नेचुरल उनके प्रोडक्ट कितने बिकेंगे, है ना, उन लोग कैसे और डेवलपमेंट कर पाएंगे, कैसे पैसा कमाएं। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप हुई हैं कि जो साधारण गाना गाने वाला है या बहुत कम जानकारी रखता है, वो भी कई सॉफ्टवेयर्स की मदद से, जैसे एक ऑटो ट्यून है, बहुत बदनाम है वो, है ना, आज की डेट में ज़रूरी है हर सिंगर के गाने में लगाया जाए। तो अब ये ऐप्स ने एक तरह से अच्छे काम भी किए हैं और ये इसका साइड इफ़ेक्ट भी आया है कि जो बिना जानकारी के हैं, जिनको कुछ भी नहीं बनता, तो वो आके बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों की मानसिकता भी होती है, जैसे मैंने सोशल मीडिया में देखा है, एक लड़की गाना गा रही है, बिल्कुल बेसुरा गाना गा रही है, बिल्कुल ताल में नहीं गा रही, चीख रही है वो, तो उसको शेयर करते हैं, वो उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मुझे ये बहुत ये निम्न स्तर की बात लगती है कि आप उस गायकी को क्यों बढ़ावा दे रहे हो। ये समझ के बाहर है मेरे कि जो गंदा गा रहा है, गलत गा रहा है, आप उसको अपने वॉल पे शेयर करके हंस रहे हो, ये भी गलत है, आप फैला रहे हो उस चीज़ को। तो हम तो देखिए, हम संगीतज्ञ हैं, हम जानते हैं हमने कितनी मेहनत की। जो गलत गा रहा है, बेसुरा गा रहा है, उसको इस स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है। वो देखता है कि मेरे पोस्ट में मिलियंस आ गए, व्यूज़ आ गए, तो उसको लगता है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, वो और वीडियो बना रहा है, तो उसकी तरफ क्या एक मैसेज जा रहा है कि बड़ा अच्छा हो रहा है या यही गाना है। तो जो लोग संगीतज्ञ, मेरी अनुरोध है, जो संगीतज्ञ होते हैं, गायक होते हैं, वो इस बेसुरे गायक को शेयर ना करें। उनके पास गलत संदेश जा रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो उनको रोकना है, हमको इस तरह के काम को शेयर नहीं करना है जिसमें वो बेसुरा गा रहा है, बेताला गा रहा है, चीख रहा है, कोई मतलब घटिया प्रदर्शन हो रहा है। हम बढ़ावा दे रहे हैं उनको, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि हमें जो बिल्कुल बेताल बेसुरे गा रहे हैं उनको बढ़ावा ना देके उनको सपोर्ट करें जो मेहनत कर रहे हैं, जो सचमुच कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। सचिन जी, मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि जो नए नए युवा आ रहे हैं संगीत में, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप कि कैसे अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, आजकल के युवा इतने स्मार्ट हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी गुरु को बनाते होंगे या उनको किसी गुरु की ज़रूरत होगी। ऐसे 2-3 मुझे मिले भी कि मैंने पूछा कि भाई आपने ये कहाँ से सीखा वाद्य, तो उन्होंने कहा यूट्यूब से। तो देखिए, अच्छी बात है आपने यूट्यूब से सीखा। मेरा ये सोच है कि गलत नहीं है। ये गलत क्या होता है कि जब आप किसी ज्ञान को लेके उसको प्रदर्शित करते हो, परफॉर्म करते हैं, तो YouTube आपको ये बताने नहीं आता है कि आपने क्या गलती करी उसमें, आपने क्या चीज़ छोड़ दी सीखने में, है ना। तो जब तक, मेरा उन युवाओं से यही कहना है कि जब तक आप किसी गुरु को एक्सेप्ट नहीं करोगे, गुरु नहीं बनाओगे, तब तक आपका ज्ञान पूरा नहीं है। तो मैं आज भी ये मानता हूँ, ये चिरकाल से बात तय है, गुरु बिन ज्ञान नहीं। ये कल भी था, ये आज भी ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी रहेगा। सचिन जी, जैसे आपने बात की अभी कि ऑटो ट्यून की बात की आपने अभी, तो ये ऑटो ट्यून क्या होता है? ऑडियो ट्यून एक तरह का प्लगइन होता है, ऑडियो प्लगइन होता है, जिसकी मदद से हम गाने के सुर
जो बेसुरा गायक है उसको ट्यून अप कर सकते हैं, और उसकी ज़्यादा मात्रा एक तरह का अलग तरह का इफ़ेक्ट पैदा करती है। जैसे आपने जबलपुर के भोला नहीं माने सुना होगा, है ना, या झूम झूम चनन इसमें डला हुआ है, तो ये ऑटो ट्यून इफ़ेक्ट कहलाता है। और इस तरह के प्लगइन्स जनरली, मतलब मेरा एक अनुभव है कि बहुत पहले, मैं समझ लिए 2007 के आसपास, एक बहुत बड़े गायक कलाकार को मैं गवाने के लिए मुंबई गया था। तो उनसे गाना गवाने के बाद हम लोग सुन रहे थे, तो मैंने कहा कि कुछ कुछ कमियां रह गई हैं, मैं इनको ऑटो ट्यून से ठीक कर लूँगा। तो वो नाराज़ हो गए मेरे ऊपर कि डोंट यूज़ ऑटो ट्यून इन माई वॉइस। और मैंने कहा ओके सर। मैं एकदम से थोड़ा सकपका गया कि बड़े कलाकार हैं, नाराज़ हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मना कर दें कि भाई मेरा गाना मत यूज़ करो या जो भी है। तो मैंने कहा ओके सर, डोंट वरी। तो फिर मैंने उनको वादा किया नहीं करूँगा यूज़। फिर 3-4 साल बाद फिर मुझे मौका मिला और मैं दोबारा उनको गाना गवाने के लिए मुंबई गया, और हम लोग गाना कंप्लीट करने के बाद सुन रहे थे। तो उनने कहा कि यार 2-3 जगह मैं थोड़ा कमज़ोर हुआ, उसको ऑटो ट्यून से ठीक कर लेना। मतलब दोबारा ऑटो ट्यून की बात उन्हीं ने की। हाँ, तो एक समय जो उन्होंने मना कर दिया था, वो खुद कह रहे हैं कि उसको ऑटो ट्यून यूज़ करने की बात को। तो मैंने कहा कि सर आपको याद है एक बार मैं आया था 4-5 साल पहले और आपने मुझे इस बात के लिए मना किया था कि ऑटो ट्यून मत यूज़ करना। तो उनका कहना था कि देखो दैट टाइम मैं भी रॉन्ग नहीं था, क्योंकि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे, यानी सही का तबला, सही का गिटार, सही का सब सारे इंस्ट्रूमेंट बजते थे। हर इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक दिमाग होता था, एक लहजा होता, एक शैली होती थी, है ना। देखिए आपका नाम भी आ गया इसमें, है ना। तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो जिसको कहा जाए कि उनकी वजह से शायद, मुझे ऐसा लगता है, मेरा सोचना है कि हर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से शायद बेसरे अगर लोग होते भी हो तो इतना समझ में नहीं आता। लेकिन अब जिसको कहा जाए कि 99% इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं गानों में वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, है ना। हालांकि अभी एकॉस्टिक फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से लोग एकॉस्टिक पसंद करने लगे हैं, उसके फील को समझने लगे हैं। फिर से दोबारा आजकल सही का फ्लूट बजता है, सही का सितार बजवाते हैं लोग। नो डाउट उसमें जो बात होती है, अभिव्यक्ति होती है, लहजा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में नहीं आ सकता। लेकिन उनके बजट फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हर किसी की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि सही के इंस्ट्रूमेंट से एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। तो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर बेस्ड टोन ही यूज़ करते हैं अपने गानों में। तो ये सारे टोन जो होते हैं एग्जैक्ट 440 मिले हुए होते हैं, है ना। तो नेचुरली अगर सारे इंस्ट्रूमेंट 440 हैं तो वॉइस भी 440 होना चाहिए, अच्छा, है ना, एग्जैक्ट ट्यूनिंग होना चाहिए। दैट्स व्हाई अब ऑटो ट्यून ज़रूरी हो गया हर गाने में। तो और लोगों की सोच भी अब वैसी हो गई, लोग एग्जैक्ट सुनना चाहते हैं। तो इस समय शायद मेरे ख्याल से कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो बिना ऑटो ट्यून के रिकॉर्ड होता होगा या लोग यूज़ ना करते होंगे अपनी वॉइस में। सचिन जी, कुछ ऐसे आजकल कुछ एक्टर्स हैं, बहुत फेमस एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो ढंग से डायलॉग डिलीवर नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा गाना गा रहे हैं कि जैसे कोई प्रोफेशनल से कम नहीं गा रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है ये? यही तो बड़ी दुख की बात है आज की डेट में कि वो भी गाना गा रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं, जिनको सा लगाते नहीं बनता। और अच्छे बड़े बड़े नाम हैं, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि मैं उनको काली एक पे बटन रख के सुर दे के कहूँ कि यहाँ सा लगा के दिखा दो, बस नहीं लगा पाएंगे। लेकिन बहुत नाम है उनका भाई, बहुत लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का, मैंने कहा ना, साइड इफ़ेक्ट भी है ये एक तरह से। और ऑटो ट्यून देवता इनके आराध्य हैं, है ना। तो ऑटो ट्यून की वजह से संभव हो पाया है कि अब जो नॉन सिंगर है वो भी सिंगर बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपके पास ऐसे कई नॉन सिंगर्स भी आते होंगे यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए, जिनको शायद उतने सुरीले ना हो, तो कैसे डील करते हैं फिर आप? देखिए, मेरा काम, मैं प्रोफेशनल हूँ कहा जाए। मैं कभी उसको सामने वाले को ये एहसास नहीं होने देता हूँ कि आपको गाना गाते नहीं बनता है जी। तो जिस तरह सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने ये नहीं कहा है कि ये बेसुरों के लिए है ना, उनने केवल ये बताया है कि भाई ये जो प्लगइन है इसको आप लगाएंगे तो आपका गाना अच्छा हो जाएगा। तो मैं भी उनको उसी तरह अटेंड करता हूँ, ये कह के कि मतलब ऑटो ट्यून लगा दूंगा तो बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा गाना, ऐसा करके। तो नेचुरली मुझे उनको इनकरेज करना है, मुझे भी बिज़नेस करना है ना। तो सबसे पहले मैं बिज़नेसमैन हूँ, उसके बाद फिर संगीतकार हूँ, फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो मैं कभी उनको एहसास नहीं होने देता हूँ कि आप बेच रहे हैं, या कभी उनको
जलील नहीं करते हैं किसी तरह से, ये मेरे ख्याल से नेगेटिविटी में आता है कि कभी किसी व्यक्ति को यदि कमियां भी बतानी है तो उसका एक ढंग होता है ना। अगर मैं उनको मुंह पे बोलने लगूं, बेइज्जती करने लगूं, तो वो मेरी दुकान कभी नहीं आएंगे। तो जैसे बिज़नेस की बात हुई, तो अगर बिज़नेस के बिहाफ में हम बात करें, कोई इस तरह का अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, इस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करे, किस तरह प्रोग्रामिंग होती है, अगर आप हमें छोटा सार में बता सकें तो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर थोड़ा कुछ टिप्स दे दें उनको। मैं संक्षेप में ये कह सकता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी जिसको कहा जाए कि डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन या सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भिन्नता नहीं होती, केवल काम करने का तरीका अलग होता है, इंटरफेस अलग होता है, लेकिन सभी सेम है ना, कोई अलग नहीं है। चाहे आप प्रो टूल्स की बात कर रही है, न्यूयॉन्डो की बात कर रही है, लॉजिक प्रो की बात कर रही है, सारा जो खेल है वो आपके एस्थेटिक पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह म्यूज़िक बनाते हैं, किस तरह आपके कान सुनना, आपके कान किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, किस तरह की सोच है आपकी, है ना, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो ये भाई, अगर आपको कहा जाए कि कोई अगर आपसे कहे कि फलाना सॉफ्टवेयर यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो ज़्यादा अच्छा इस मामले में नहीं है कि उसका साउंड कुछ अलग होगा, नहीं, उसका इंटरफेस से रिलेशन है कि भाई, जैसे मैं अपना पर्सनली कहूँ, मैंने न्यूयॉन्डो भी यूज़ किया है, क्यूबेस यूज़ किया है, लॉजिक प्रो में भी प्रोग्रामिंग की है, प्रो टूल भी चलाया है और स्टूडियो वन भी चलाया है। मेरे ख्याल से सभी सॉफ्टवेयर्स का मैंने अनुभव लिया है। तो मुझे न्यूयॉन्डो में, जिसको कहा जाए, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है ना, तो मैं न्यूयॉन्डो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो देखा जाए तो मैं 10 में से 8 जो काम है या 80% वर्क जो है मैं न्यूयॉन्डो में करता हूँ और 20% वर्क जो अपना लॉजिक प्रो में करता हूँ, है ना। कभी ये भी डिपेंड करता है कि जैसे कोई बाहर से मिक्सिंग होने आती है, वो किस सॉफ्टवेयर के आया, प्रोजेक्ट आया आदि, तो पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ करता हूँ। तो जैसे कोई बिगनर है शुरुआती दौर में, तो किन सॉफ्टवेयर पे शुरुआत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जो थोड़े ईजी हो? देखिए, इसका कोई ऐसा नहीं होता ना कि आप कार चलाना सीखना चाहते तो पहले साइकिल सीखिए, है ना। कार चलाना तो आपको कार ही चलानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बिगनर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। हाँ, बस ये ज़रूर होता है, जैसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में है, अगर न्यूयॉन्डो की बात करें तो न्यूयॉन्डो में भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बेसिक कम फीचर्स वाले होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि सीखने के लिए कम फीचर से आप स्टार्ट करें, आप प्रो से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है यार, मुझे नहीं लगता कि सब किसी को कोई दिक्कत होती होगी, सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। पहले हम लोग के साथ ये भी प्रॉब्लम था, हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर में जैसे कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसका मैनुअल मौजूद है, लेकिन चूंकि इंग्लिश कमज़ोर है तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको, तो हर चीज़ को कर करके देखना पड़ता था। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब तो इंग्लिश स्कूल, मतलब कहा जाए कि केजी से ही इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं बच्चे, तो अब कोई भाषा की भी दिक्कत नहीं है अब तो सॉफ्टवेयर्स के साथ। बिल्कुल। तो सर, जैसे हमारे व्यूअर्स अगर गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है, किस तरह आपको संपर्क कर सकते हैं, और शुरुआत से आखिरी तक क्या प्रोसेस होती है एक गाने को रिकॉर्ड करने में और पब्लिश करने में? देखिए, मैं अपनी यदि बात करूँ तो मैंने कभी अपना विज्ञापन नहीं किया, ना कभी किसी तरह का मैंने बोर्ड बाहर लगाया है, क्योंकि मेरा ये मानना है माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ और वही बिलीव की वजह से मैं आज अपने बिजनेस में सक्सेसफुल मानता हूँ मैं ऐसा। तो अगर आपके काम में दम है तो आप जहाँ भी बैठे हैं आपके पास काम आएगा, है ना। चाहे आप जंगल में स्टूडियो खोल के बैठ जाएं, अगर काम में दम होगी तो लोग वहाँ भी पहुँचेंगे, है ना। तो और दूसरी बात यह है कि जो लोगों से संपर्क की बात है, शुरू में मुझे दिक्कत हुई थी ज़रूर, पर अब लोग ही आपस में चर्चा करते हैं और फ़ोन नंबर मेरे कई यूट्यूब के गानों में, जो फेमस गाने, अंगना पधारो है, ताली बजा लेना है, माई सबसे बड़ी तू है, जितने भी गाने हैं मेरे, उस सब में फ़ोन नंबर मौजूद है, तो उसकी वजह से भी लोग मतलब पहुंच जाते हैं मेरे पास। तो सर, जैसे कोई आना चाहता है तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है, मतलब शुरुआत से आखिरी तक क्या प्रोसेस होती है? देखिए, मैं जनरली जो मेरा अपना तरीका है मैं बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जो भी कलाकार आए तो पहले तो वो संगीत का थोड़ा बहुत नॉलेज रखे, है ना।
कम से कम इतना तो रखे कि भाई इसको सुरताल समझता हो, फिर थोड़ी बहुत कमियां अपन यहाँ बैठ के उसको ठीक कर लेंगे। प्लस गाना अपना लेके आए, गीत पहले से तैयार करके लाए, एटलीस्ट इसको गाना बिना देखे वो गा सके। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, ऐसा होता नहीं है जनरली। 90% कलाकार तो ऐसे होते हैं कि जिनको यहीं बैठ के वो गाना कंप्लीट कर रहे होते हैं, नाराज़ भी होता हूँ मैं। तो मेरी ये चाहत रहती है कि कलाकार पहले से प्रिपेयर करके आए, ताकि वो यहाँ पे आके एक्सप्रेशन के बारे में सोच सके। अगर हम यहाँ आके शब्दों के बारे में और धुन के बारे में और ताल के बारे में सोचेंगे तो आप एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मेन चीज़ क्या होती है, देखिए, चाहे कितने प्लगइन्स आ जाएं, वो आपका सुर ताल ठीक कर सकते हैं, एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। कंप्यूटर आपको एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। और यही एक कारण है कि इंडस्ट्री में, मतलब मुंबई इंडस्ट्री की बात करूं या भारत में जितनी भी फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री हैं, तो उसमें तमाम गायक मौजूद हैं। तो वो अपनी गायन शैली और दूसरा फील के हिसाब से अलग अलग ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं हुआ ना कि एक गायक आया तो उसने सबकी दुकान बंद कर दी। तो सब अलग अलग हैं। के का अलग फील था, अरिजीत जी का अलग फील है, सोनू जी का अलग फील है। तो फील ही मेन है और इसको हम कंप्यूटर से नहीं ला सकते। ये आज भी ऐसा हो गया। अभी AI आया है, थोड़ा सा इसने जिसको कहा जाए कि सनसनी पैदा की है, पर देखिए मैन बिहाइंड द मशीन ये हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो सर AI का दौर इतना बढ़ रहा है, तो उससे आपको क्या मतलब बेनिफिट हुए और कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम्स भी होती होंगी या फिर कुछ जैसे चैलेंजेस आते होंगे? देखिए AI अभी चैलेंजेस है खुद, क्योंकि AI को यूज़ करने के लिए अभी देखा जाए इतना मास अभी नहीं है मौजूद। मेरे ख्याल से अभी तक मेरे संपर्क में 1-2 लोग ही आए हैं जिन्हें AI का यूज़ किया है म्यूज़िक में। नो डाउट AI से म्यूज़िक इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा। वो जैसे कहा जाए कि ऑटोट्यून था जिसने बेसुरों को भी गायक बना दिया, AI नॉन म्यूज़िकल को भी संगीतज्ञ बना देगा। ये इतना ख़तरनाक है। बट आगे जाके ऐसा होगा कि नेचुरल चीज़ हमेशा जीतती है। कंप्यूटर जब आने वाला था तो उस समय ये घबराहट फैली थी कि कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे, काम बंद हो जाएगा, रोज़गार छिन जाएगा, सब था। पर धीरे धीरे ये हुआ कि कंप्यूटर के आने से काम और बढ़ गया और इन्हांस हो गया, सब कुछ हो गया। तो मुझे लगता है AI का ये बहुत शुरुआती समय है, अभी मिसयूज़ भी होंगे इसके। फिर धीरे धीरे AI अपने आप को भी, सबसे बड़ी बात है कि AI खुद को भी सुधारने की क्षमता रखता है। ये सबसे ख़तरनाक बात भी है और अच्छी बात भी है। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। बिल्कुल। सर, जैसे बिज़नेस के बिहाफ में बात करें तो रिकॉर्डिंग का कोई पर्टिकुलर सीज़न होता है कि इस समय ज़्यादा काम आता है या इस समय ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स आती हैं? देखिए, ऐसा पूरे भारत की इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए नहीं कह सकते हैं। खासकर मैं जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर में ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सनातन है, सनातन धर्म में जो त्यौहार होते हैं, यानी रक्षाबंधन के बाद शुरू होते हैं ऐसा कहा जाता है, या सावन से शुरू होते हैं, है ना। तो सावन से शुरू होने की वजह से शंकर जी से शुरुआत होती है। तो हमारे यहाँ जून से जुलाई से ऐसे सॉन्ग बनना शुरू होते हैं सावन के। फिर कुछ लोग रक्षाबंधन के बनाते हैं, फिर उसके बाद कृष्ण जी आते हैं, फिर गणेश जी आते हैं, फिर देवी जी। तो ये लगातार जो त्यौहार और देवी स्थापना, प्रतिमा स्थापना का दौर चलता है, तो इनमें गानों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन जबलपुर में जून से लेकर दशहरे तक का सीज़न कहलाता है, जिसमें सभी स्टूडियोज़ में काम होता है, सभी काम करते हैं इसमें। तो सर, क्या यही वजह है कि हर तरह के गाने रिकॉर्ड होते हैं लेकिन फेमस सिर्फ भजन ही होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आज की डेट में अगर हम देखें तो अब आप देखेंगे कि सोनू निगम जी हनुमान चालीसा गा रहे हैं, सलमान अली भी हनुमान चालीसा गा रहे हैं, पवन भी गा रहा है, और जुबिन नौटियाल का आपने नाम सुना होगा, ये तो धार्मिक संगीत से ही आए हैं, है ना। तो अब ये जो है इंडस्ट्री, मतलब मुंबई इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी फैल गया है डिवोशनल सॉन्ग्स का। बट फिर भी मैं कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भजन ही हिट होता है, सभी तरह के गाने हिंदुस्तान में चलते हैं। अभी देखिए तौबा तौबा चल रहा है, वो भी सॉन्ग है जी।
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस फील्ड में, संगीत की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, प्रोफेशनली नहीं जाना चाहते लोग। संगीत सीखते हैं, बहुत अच्छा गा भी लेते हैं, अच्छे डांसर होते हैं, म्यूज़िक अरेंजर होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनली इन फील्ड को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका सोचना ऐसा है कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, इस फील्ड में फ्यूचर नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप इसी फील्ड में हैं और प्रोफेशनली इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं और कई फेमस भजन जबलपुर को आपने दिए हैं। सबसे पहले आज से 100 साल पहले नज़र अगर अपन डालें तो देखेंगे उस समय महिलाओं का फिल्मों में काम करना या थिएटर में काम करना बुरा माना जाता था। अब तो देखिए अच्छे घरों की लड़कियां भी फिल्मों में आ रही हैं, डांस कर रही हैं, सब तरह के डांस कर रही हैं, जिसको अपन क्या कहें कि आइटम नंबर है ना। एक तरह से वो चीप भी होते हैं, पर वो भी अच्छी बड़ी हीरोइंस लोग कर रही हैं ना, गेस्ट अपीयरेंस कर रही हैं, इस तरह का कर रही हैं। समय बहुत बदल चुका है और आज के समय में मेरे ख्याल से अभी जो यूथ है वो इस बात की परवाह नहीं करता है। और मतलब मेरी नज़र में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पक्की नौकरियां छोड़ के, बैंक मैनेजर थे या किसी सरकारी संस्थान में थे, और जॉब छोड़ के म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए हैं और अपना नाम बनाया और पैसा भी कमाया है। तो मुझे नहीं लगता कि पैसे की कोई कमी इंडस्ट्री में है। आपके अंदर अगर क्षमता है, आपके अंदर अगर संकल्प है, तो आप किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच होगी कि लोग म्यूज़िक है तो आप मतलब नहीं करिए, मतलब जिसको कहा जाए। मेरे साथ एक किस्सा हो चुका है कि मतलब शादी के लिए लड़कियों की बातचीत चल रही थी, तो जो नाउन, पहले तो नाउन लोग होती थी ना, तो उसने कई बार मेरे से पूछा कि भैया क्या करते हो करके। तो हमने कहा मैं संगीतकार हूँ, तबला बजाता हूँ। तो उसने कहा नहीं, काम क्या करते हो। तो मैंने कहा अरे भाई मैं प्रोग्राम्स में जाता हूँ, तबला बजाता हूँ। बोला वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो। तो एक समय था आज से 30-40 साल पहले कि ऐसी सोच थी कि म्यूज़िक में करियर नहीं बना सकते, पर आज की डेट में यूथ बहुत एडवांस है और माँ बाप जो हैं बहुत लिबरल है। मुझे नहीं लगता अब कम लोग बचे होंगे ऐसे जो सोचते होंगे कि म्यूज़िक में करियर नहीं बना सकते। तो अगर हम बात करें कि जबलपुर की म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि अभी कितना काम हो रहा है और आपके लिए ये कितना कंपटीशन है या चैलेंजेस लगता है, क्योंकि कई नए बच्चे आ गए हैं, कई युवा आ रहे हैं इस फील्ड में, और जबलपुर में मुझे लगता है लगभग 50 से ज़्यादा स्टूडियो होंगे। स्टूडियो तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ टेबल्स होंगी, प्रोग्रामिंग टेबल होंगी जो अपना काम कर रहे हैं। कई ऐसे पहचान के जूनियर्स हैं और यंग लड़के हैं, मैंने जानता हूँ जिनने अपनी खुद की टेबल बना रखी है। और अब तो क्या कंप्यूटर इतना कॉम्पैक्ट हो गया है, सब चीज़ें। पहले एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लेना मतलब हर किसी की बस की बात नहीं होती थी, अब तो कंप्यूटर में सब कर लो। तो बहुत सारी डेट्स होंगी मेरे ख्याल से। पर मैं अभी भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो नया यूथ आ रहा है उसकी जो सोच है वो सीधे बॉलीवुड या सॉफ्ट रॉक में ही जाता है। भजन, डिवोशनल बनाना, ये सब करना उसको थोड़ा सा लो लगता है कि ये काम जो होता है वो लो ग्रेड का है। पर अभी थोड़ा सा सोच बदली है, जैसे सोनू निगम, जुबिन नौटियाल, इन लोगों ने सब गाने शुरू किए हैं। पर जबलपुर का युवा अभी दूर है इनसे। और अगर मैं अपने बिज़नेस में अगर देखूं पैरेलल कि मेरी तरह के जो डिवोशनल सॉन्ग्स में कितने स्टूडियोज़ खोले हैं, तो मेरे ख्याल से शायद इक्का दुक्का होंगे। बाकी सब सॉफ्ट रॉक की तरफ हैं, सब वो खूब सारे हारमोनी कर रहे हैं, बहुत सारा जिसको प्लगइन्स डाल रहे हैं, 200, 250 ट्रैक्स में उनके गाने बन रहे हैं। लेकिन अगर गाने में आत्मा ढूंढने निकलो तो वो गायब है। तो ये शायद समय के साथ उनको समझ में आए। सचिन जी, जैसा हम देखते हैं कि आजकल हर कोई, चाहे युवा हो, कोई भी हो, बच्चों से लेकर हर कोई सिर्फ फेमस होना चाहता है और उसके लिए कोई कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का कंटेंट, किसी भी तरह के वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं, पूरा जबलपुर जानता है कि आपके स्टूडियो से कई फेमस भजन निकले हैं और उनको नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी पसंद किया जा रहा है और बहुत फेमस है। तो आप हमें ये बताइए कि कैसे फेमस हुआ जा सकता है, आपके भजन ऐसे फेमस कैसे हो गए, ऐसा क्या था उन भजनों में कि इतने फेमस हो गए, वर्ल्ड लेवल पर अब लोग गा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं।
मुझे शायद आपको डिसअपॉइंट करना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी लेवल कम है लोगों का। लोग कॉपी कैट ज़्यादा हैं, किसी सॉन्ग को सुन के उसी तरह का बनाने की होड़ ज़्यादा है। और कुछ लोगों ने इस तरह का कंपटीशन भी खड़ा कर दिया है कि तूने अगर 4 गाने चोरी किए हैं तो मैं 5 गाने चोरी करके लाता हूँ, देखो मैंने फलाने का गाना लेके आया हूँ, इसको मैं बनाऊँगा इसका। तो ये अच्छी बात नहीं है, इंडस्ट्री के लिए घातक है। आप कहाँ तक चोरी करोगे? दूसरी तरफ से YouTube ने भी शिकंजा कसा है कि आप कॉपी सॉन्ग करो। YouTube ने इस समय, YouTube ने तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिल्म इंडस्ट्री के जो मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री की जो कंपनीज थी उन्होंने बैन किया है। लोग पहले फिल्मी गानों की धुनों पे देवी गीत बना के ले आते थे, पेश करते थे, हिट भी हो जाते थे बहुत। अब वो बंद हो गया है। अच्छा, हाँ। तो कुछ नए मतलब कुछ कानून क्या ऐसे क्यों बंद कर दिया गया है? क्या ऐसा हुआ? नेचुरली अगर आपका कोई आपकी क्रिएटिविटी को हथिया के अपना गाना बना के पेश करेगा तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो कंपनीज़ ने भी इस तरह का काम किया कि भाई आप नहीं कर सकते ये वाला चीज़। यदि आपको करना है तो आप कॉपीराइट खरीदिए, आप उसकी एक फ़ीस जमा करिए, उसके बाद करिए। लेकिन वो फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि किसी की सामान्य गायक की दम नहीं है कि उसको ख़रीद के कर सके। और कोई रास्ता भी नहीं है, ना कोई ऐसा ऑनलाइन सुविधा है कि आप इस फॉर्म को भरो, इस गाने का आपको धुन चाहिए, तो इस तरह का नहीं है। आपको बहुत पर्सनल लेवल पर जाना पड़ेगा, या बहुत बकत हो, आपकी पहचान हो, कुछ जिसको क्या कहते हैं अपन, मुग्गा, जब लोकल, शुद्ध लोकल पौआ, है ना, मुग्गा, पौआ, इस तरह के वर्ड जो हैं वो ज़रूरत पड़ती है उनमें। और क्रिएटिविटी लेवल जो अब है, या तो फिर वो किसी हिट सॉन्ग के अगल बगल गा के उसी तरह का कुछ बना के पेश करते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक आपका कंटेंट जो है ओरिजिनल नहीं होगा, उसमें कुछ नयापन नहीं होगा, वो सॉन्ग हिट नहीं होगा। चाहे आप लाख फेमस सॉन्ग की कॉपी करके ले आओ, अगर आप फेमस सॉन्ग की कॉपी कर रहे हो तो उसमें भी आपको अपना ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ उसको नयापन देना पड़ेगा, तो वो चल सकता है। मतलब नकल में भी अकल की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। तो सचिन जी, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं लग जाएंगे रिकॉर्डिंग के लिए, या कितने कम से कम बजट में हम रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सभी। तो लगभग कितना खर्चा आता होगा एक गाना रिकॉर्ड करवाने में? देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं होती है ना। आप 50 रुपये में भी कराओगे। ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अंत नहीं है, लोग लाखों में भी गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप मुंबई जाओ, कह दिया कि भाई आपको हैबे रोड स्टूडियो का ही स्ट्रिंग चाहिए हैं, तो वहाँ पे 15-20 लाख तक का खर्चा होता है। सुना है वहाँ के 15 लाख रुपए एक गाने में स्ट्रिंग्स, या जिसको कहा जाए सिम्फनी रिकॉर्ड करने का लोग लेते हैं। उसका भी कोई अंत नहीं है। तो हर बजट में रिकॉर्डिंग बशर्ते आपका बजट क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे हम अपने जबलपुर की बात करें, अपने शहर की बात करें, तो लगभग कितने बजट में आप एक गाना रिकॉर्ड करा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सभी साथ में, और स्टूडियो चार्जेस वगैरह? एक एवरेज अगर बताना चाहें आप हमारे। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने रेट होते हैं, सबकी अपनी अपनी वो होती कि भाई मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं इतना लूँगा, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कुछ लोग 2-3 हज़ार में भी कर देते हैं, कुछ लोग 15-20 हज़ार रुपये भी लेते हैं, डिपेंड्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी मिली। हमारे कैमरामैन को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तो बता दिया। लेकिन अब व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप भी फेमस होना चाहते हैं, बहुत एक अच्छी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, तो आप सचिन उपाध्याय सर से उनके स्टूडियो आकर रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। हम उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। शुद्ध लोकल बिजनेस से मैं शैली, हमारे सहयोगी प्रथम के साथ, सचिन जी के साथ, और आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी कई तरह के लोगों से, कई एक्सपर्ट से, जबलपुर शहर की कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।